we have gone through capacity to contract under that chapter regarding minor and minors agreement. Today we will deal with necessaries. Necessaries means here any person wants to help the minor and his legally dependent persons, anything like food, shelter and clothing, but apart from that, whatever the goods suitable to his condition in life, if somebody is supplying them something, then how will he be able to get that money? तो कोई भी माइनर को कुछ भी सप्लाई किया नेसेसरीज, तो उसको वो पैसे कैसा मिलना? माइनर इज़ नॉट पर्सनली लायबल बिकॉज माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो माइनर को वो पैसा कैसा मिलेगा? रिगार्डिंग दैट सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि माइनर इज़ नॉट पर्सनली लायबल बट हिज प्रॉपर्टी इज़ लायबल. अगर उसके पास उसकी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में से पैसे मिलेंगे उसको. लॉ क्या बोलता है? अगर ये प्रोविज़न नहीं रखते हम तो क्या होता? माइनर का जीना ही मुश्किल होता, कोई भी उसको कुछ सप्लाई नहीं करता था. तो सेक्शन 68 डील्स विथ माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल if somebody has supplied necessaries to minor and his dependents. तो यहाँ पर necessaries मतलब क्या? जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं नेसेसरीज मतलब फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग नहीं है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेसेसरीज का डेफिनेशन नहीं दिया. तो इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 2 1893 इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नेसेसरीज का डेफिनेशन क्या है? नेसेसरीज मतलब गुड सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, मतलब उसका रहन सहन या उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल को सूट होने वाली चीज़ें अगर सप्लाई करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट उसको या उसके लीगली डिपेंडेंट्स को, फिर वो जो गुड्स सप्लाई कर रहे वो नेसेसरी रहना कब? एट द टाइम ऑफ सेल एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तभी उसको हम नेसेसरीज बोलेंगे. तो दो चीज़ें इस डेफिनेशन से बाहर आती है. एक तो वो गुड्स सप्लाई करना जो उसके लाइफस्टाइल को सूटेबल हो और उसको रिक्वायरमेंट भी हो बेचने के टाइम पे और डिलीवरी करने के टाइम पे. अगर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी नेसेसरीज नहीं होंगे. ये है डेफिनेशन ऑफ नेसेसरीज. अब हम लोग देखेंगे नेसेसरीज इंक्लूड फर्स्ट नेसेसरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स में हम लोग थोड़े से केसेस देखेंगे. नैश वर्सेस इनमैन. इनमैन एक माइनर है और ये क्या करता? नैश की शॉप में जाता और रेडीमेड 11 कोट्स खरीद के लाता, जबकि ऑलरेडी उसके पास अच्छा कपड़े हैं. तो वो 11 कोट्स का पैसा इनमैन के प्रॉपर्टी में से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेसेसरीज है ही नहीं. इसीलिए नैश को पैसे नहीं मिलेंगे. क्यों? इट वॉज नॉट एट ऑल अ नेसेसिटी. दैट इज़ वाई इनमैन के प्रॉपर्टी में से नैश को पैसे नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट ब्राइट वर्सेस रिचर्डसन. यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, नवाब के बेटे को शेरवानी दिला रहे तो अच्छे कपड़े के दिलाना चाहिए, जबकि हम बोलते हैं कि ऐसे भी कपड़े से शरीर तो ढक जाता है या फिर गर्म तो फील होता है. तो लेकिन नवाब का बेटा है ना, तो अच्छे महंगे कपड़े का शेरवानी दिलाना भी नेसेसरी होती है. ये यहाँ पर केस ब्राइट वर्सेस रिचर्डसन. और एक केस राइडर वर्सेस वुंडल केस में क्या बताया गया? जजमेंट क्या आया? एक अंधे को चश्मा ज़रूरत नहीं है ना, एक लड़के को ईयररिंग ज़रूरत नहीं है. वैसे ही डेली नॉनवेज डिनर एक क्लर्क के सैलरी को ज़रूरी नहीं है. तो ये सब नेसेसरीज में नहीं आते. ऐसा डेफिनेशन इसमें डिक्लेरेशन आया, जजमेंट आया. नेक्स्ट सर्विसेज रेंडर्ड नेसेसरीज हो सकते हैं क्या? तो कौन सी सर्विसेज? जैसे एजुकेशन के लिए हेल्प करे आप, या फिर समझो लीगल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, या फिर उसको रहने के लिए घर रेंट पे दिए, और पढ़ने के लिए और रहने के लिए.
इसके अलावा अगर उसको कुछ स्पेशल सर्विसेज या ट्रेनिंग फॉर ट्रेड या फिर उसको बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, कोई गेम सिखाए उसको, या फिर समझो कोई एक माइनर विडो है और उसके पति का देहांत हुआ तो उसके फ्यूनरल चार्जेस भी दिए, तो ये सब नेसेसरी सर्विसेज में आता है। तो रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे केस में क्या हुआ था कि रॉबर्ट्स ने ग्रे को बिलियर्ड्स की कोचिंग दी, तो डेफिनेटली ग्रे को उसका मदद मिलेगा, तो ग्रे के प्रॉपर्टी में से रॉबर्ट को पैसे मिलेंगे। तो ये है सर्विसेज रेंडर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोन्स इनकर्ड टू ऑब्टेन नेसेसरी। अगर माइनर ने लोन लिया है नेसेसरीज खरीदने के लिए, तब भी माइनर की प्रॉपर्टी इन सब के लिए माइनर की प्रॉपर्टी ही लायबल है पेमेंट के लिए, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। दिस इज व्हाट सेक्शन 68 टॉक्स अबाउट। नाउ लेट अस गो थ्रू माइनर के बाद नेक्स्ट इनकॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड में हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंसी तो ज़रूरी है ना, पार्टीज दोनों भी कॉम्पिटेंट रहना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी और साउंडनेस, टेस्ट ऑफ साउंडनेस सेक्शन 12 में क्या बोलता है? एक तो हम बोलेंगे कि इंसान तो समझदार है, साउंड है उसका माइंड। कब साउंड है? पहला चीज़ उसको टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स समझ में आना। दूसरा रैशनल जजमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे पर्सनल इंटरेस्ट पे क्या असर होगा, ये अगर उसको समझ में आता है तो बोलेंगे ही इज़ अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हमेशा साउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड माइंड। तो कब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जब उसका माइंड साउंड है। दूसरे तरह का पर्सन हमेशा अनसाउंड माइंड, कभी कभी साउंड माइंड। तो साउंड माइंड जब है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि वो समझ सकता है। फिर ड्रंकर्ड्स जो दारू वगैरह पीते हैं, बहुत पिया हुआ है तो उसको टर्म्स कंडीशन समझ में नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट अगर सफरिंग फ्रॉम फीवर है, बहुत बुखार है उसको, तब भी उसको टर्म्स है, लेकिन उससे बाहर आने के बाद तो उसको समझ में आता है ना, तब ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल, लूनेटिक कौन है? जो उसका मेंटली डीरेंज है, तो उसका मेंटल एबिलिटी थोड़ी देर के लिए डीरेंज है, सम ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेस और समथिंग, वो टेम्पररी है। इडियट कौन है? अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर्स। जैसे कि माइनर के साथ भी एग्रीमेंट वॉइड होता है, तो इडियट के साथ भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, कभी भी पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ अगर एग्रीमेंट करेंगे तो वो वॉइड ही होगा। और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड को अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करे, जैसे माइनर को नेसेसरी सप्लाई करे, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड को भी अगर नेसेसरी सप्लाई करे तो उसकी प्रॉपर्टी ही लायबल है, उन्हें पर्सनली लायबल नहीं है। तो माइनर हो गया, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया। अभी थर्ड, पर्सन्स हु आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाइड है, या फिर इनको हम दूसरा नाम देंगे अदर पर्सन्स। सो दे आर ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट। ऐसे नहीं रहना, जैसे कि अलाइन एनिमी, फॉरेन एनिमी, तो वो इंडियन सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है, फॉरेन का सिटीजन है, तो वो फ्रेंड भी हो सकता है इंडिया के साथ या फिर एनिमी भी हो सकता है। अगर फ्रेंड है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो वैलिड है, लेकिन अगर समझो अलाइन एनिमी है, वो हमारे कंट्री के साथ दुश्मन है, तो जैसे पाकिस्तान है, तो अगर दुश्मन है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर वॉर, ड्यूरिंग वॉर। अगर वॉर छिड़ गई दोनों के बीच में, तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट करे थे वो, और ड्यूरिंग वॉर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए तो ही कर सकते ड्यूरिंग वॉर। बिफोर वॉर का क्या सिचुएशन है? अगर बिफोर वॉर का है तो और बाद में अच्छा हो सकता है तो थोड़े दिन के लिए इसको सस्पेंड कर देते, वो कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब रोक देते, फिर वॉर ख़त्म होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते। डिज़ोल्व मतलब उसको ख़त्म ही कर देते। कब कर देते? जब लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के लोगों के लिए हार्मफुल है,
या फिर लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट से दुश्मन कंट्री को फ़ायदा होगा, तब हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। ओके, दिस इज़ अबाउट अलाइन एनिमीज। अभी हम देखेंगे फॉरेन सॉवरेन्स या देयर डिप्लोमेटिक स्टाफ या एक्रीडेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन स्टेट, जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, तो वो आने पर उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ स्पेशल हक होते हैं। जैसे कि उनको इंडिया में कोई भी सू नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे पास आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हैं, एक्सेप्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे तो हम भी उसके अगेंस्ट केस डाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन कब देता? एक तो पहले खुद ही वो लोग वेव ऑफ करें उनका राइट, या फिर वो इंडिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उनको सू कर सकते हैं, या फिर कोई एजेंट के द्वारा उस जुरिस्डिक्शन में, उस एरिया में वो बिजनेस कर रहे हैं तो भी उनके अगेंस्ट केस डाला जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में परमिशन दे सकती है। एक्स किंग को ये प्रिविलेजेस नहीं है। किसी भी बाहर के कंट्री का एक्स किंग है, अभी वो किंग नहीं है, पहले था, तो उसको ये सारे प्रिविलेजेस एप्लीकेबल नहीं है। कॉरपोरेशंस जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है या फिर स्टैट्यूटरी कंपनी है, तो यहाँ हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्न करते हैं वो है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है कंपनीज एक्ट। पहले था 1956, अभी है कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो भी बाउंड्रीज है या रेगुलेशन स्कोप है, इसके दायरे के बाहर जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर करी तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता? वॉइड, अल्ट्रा वायरस, वॉइड अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड पावर्स। वैसे ही स्टैट्यूटरी कंपनीज के लिए जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये कंपनी बनती है, तो उस स्टैट्यूट के दायरे के बाहर जाकर स्टैट्यूटरी कंपनीज भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। करे तो उन कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? वॉइड, अनएनफोर्सेबल या फिर अल्ट्रा वायरस। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इंसॉल्वेंट्स कौन होते हैं? जिनके एसेट्स बहुत कम हो गए और लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गए, दिवाला निकल गया। इंसॉल्वेंट्स कांट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अभी किसके हाथ में चली गई? ऑफिशियल रिसीवर के हाथ में चले गई। ऑफिशियल रिसीवर ही इनके एसेट्स के साथ, प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकता है, इंसॉल्वेंट खुद नहीं कर सकता है। जब उस डिस्चार्ज हो जाएगा तब करेगा, लेकिन तब तक तो वो इंसॉल्वेंट ही है। अच्छा, लास्ट कॉन्विक्ट्स जो प्रिजन में, जेल में होते हैं, तो ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सेप्ट टिकट ऑफ लीव अगर कोर्ट से मिला तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसा उनका सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ख़त्म हो गया तो दे आर एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, और जब तक वो जेल में है तब तक उनको लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन उतनी टाइम के लिए, जब तक वो जेल में है तब तक इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाद में वो एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे ही वो कोर्ट में से या फिर उनके सज़ा से बाहर बरी हो जाते, जैसे उनको पार्डन किया जाता, then they are eligible to contract. So with this we have finished our first unit.